टुडे टॉपिक इज रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो वर्ड हमारे पास आते हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे ब्रीथिंग की बात करूं मैं, तो ब्रीथिंग होता है सिंपली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है ब्रीथिंग का? मतलब होता है कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना इज नोन एज ब्रीथिंग। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसमें क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसमें से क्या निकलनी? एनर्जी निकलनी। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमारे पास फर्क दो तरह की देखी जाती हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंस भी करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन का और एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो चलो फ्लो चार्ट देखो आप, इसमें मैंने ग्लूकोज दिखाया है। ग्लूकोज क्या है? जैसे आप डायग्राम में देखो, इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। मतलब इसमें क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इन साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल में टूटते हैं। किसमें? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या होता है? इसमें 3 कार्बन होते हैं। मतलब 3 कार्बन के 2 के 3 के 2 हो गए। मतलब ग्लूकोज एक था जिसमें 6 कार्बन थे, पायरुवेट 2 बन गए, 3 कार्बन के। ठीक है, अभी देखो जो रेस्पिरेशन है, सांस की जो प्रोसेस है, उसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक तो जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की तब रेस्पिरेशन हो, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तब रेस्पिरेशन हो, एक जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब रेस्पिरेशन हो। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो 2 तरह की रेस्पिरेशन है, एक लैक ऑफ में है और एक प्रेजेंस में है। नहीं, एक है लैक में, एक है प्रेजेंस में। और जो अब्सेंस ऑफ होता है वो होता है ईस्ट सेल में। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होती है। और कैसी होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन तो होगी बट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगी। जब रेस्पिरेशन हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हो, तो देखो आप उसमें डायग्राम में पहली रो देखो आप चार्ट में, फ्लो चार्ट में, तो उसमें मैंने बताया है, आपको दिखाया गया है कि जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो क्या होता है? वहां पे इथेनॉल निकल रहा है। इथेनॉल निकल रहा है प्लस वहां पे एनर्जी निकल रही है। देखो इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल। देखो अल्कोहल जो बनाते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनाते हैं। वहां क्या लिया जाता है? ग्लूकोज लिया जाता है, स्टार्च में ग्लूकोज लिया जाता है कंटेनर में, और उसके अंदर हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली बैक्टीरिया डाल देते हैं, जैसे लाइक ईस्ट डाल देते हैं। वो क्या करते हैं? वहां पे जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उस ग्लूकोज को, उस स्टार्च को किस में बदल देते हैं? इथेनॉल, मतलब अल्कोहल में बदल देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि हाँ हम घर में ऐसे अल्कोहल बना लें, नो, ये फैक्ट्री में बनते हैं और बहुत ही लंबे प्रोसेस से बनते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, जहां पे एनर्जी निकल रही है बहुत ही लो क्वांटिटी में निकलती है। उसके बाद अगर मैं सेकंड कंडीशन करूं जो हमारे अंदर है, वो क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए। ये कब होती है? जब हम लोग रनिंग करते हैं। ठीक है, जब हम लोग रनिंग करते हैं, रनिंग के दौरान क्या होता है? हम लोग भागते हैं। हमारी बॉडी में जब रनिंग हो रही है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है? ज्यादा है, बट जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद देखा होगा आपने, जो रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद आप सांस लंबी लंबी लेने लग जाते हो और कुछ देर के बाद आपके पैर में पेन भी होने जाता है, जिसको कहते हैं मसल क्रैम्प। क्रैम्प बनने जाते हैं। तो वो किस कारण से बनते हैं वो हम देखते हैं। देखो जब हम रनिंग करते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है? एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रनिंग में, बट उतनी अमाउंट में एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज नहीं हो पाती है। ना रिलीज होने का कारण क्या है? कि उतनी अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पा रही है। इसीलिए हम लोग लंबी लंबी सांस लेते हैं, ज़्यादा फास्ट सांस लेते हैं, फिर भी हमारी बॉडी में उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। उस टाइम में क्या होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसको कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब जो हमारे मसल सेल्स के अंदर होती है रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो कैसी रेस्पिरेशन होती है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जहां पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेन होने लग जाती है। आप जिम करो या फिर पुशअप करो तो भी आपके मसल्स में क्या होता है? यहाँ पे क्रैम्प्स बन जाते हैं, इसके उससे पेन होने लग जाती है, जैसे पैरों में हो जाती है। तो इस क्रैम्प्स को आप कैसे ठीक कर सकते हो? गर्म पानी करो, उसमें हल्का सा नमक डालो और उसको क्या कर दो? आप सेक दो, तो उससे भी मसल्स जो क्रैम्प है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हमारे मसल्स कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में हो रहा है। मतलब सिर्फ 2 ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। एटीपी क्या होता है? एटीपी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं। और ये क्या है? एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। जो हमारी बॉडी में एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां पे होगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रियम होगा, सेल है।
ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है तब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बनता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है, प्लस एनर्जी बन रही है कितनी, 38 एटीपी एनर्जी। ठीक है, कितना, 38 एटीपी। एटीपी क्या होता है, फिर से सुन लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है। देखो जब हमने सांस लिया, हमारे सांस में एनर्जी निकली, सांस के दौरान ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीडेशन हुई और फूड से क्या निकली, एनर्जी निकली। हमने तो सारी एनर्जी की स्टोर क्या नाम यूज तो नहीं कर लिया, उस एनर्जी को क्या किया, कुछ अमाउंट में हमने स्टोर कर लिया। वो किस अमाउंट में हम लोग स्टोर करते हैं, एटीपी की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3-4 देखे। एक क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो किसके अंदर हो रही है, ईस्ट के अंदर हो रही है। ध्यान से डायग्राम में देखो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हो रही है, ईस्ट के अंदर हो रही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हो रही है, मसल्स के अंदर हो रही है। और कितनी एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है। और अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हो रही है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, हमारे सेल के अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 एटीपी एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस करते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखते हैं, जैसे आप फ्लो चार्ट में देखते जाओ, साथ साथ में डिफरेंस के चार्ट में देखो। ठीक है, जो मैं पहला पॉइंट लिया यहाँ पे, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होगी तो मैं कहूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी तो मैं कहूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो कहां पे होगी आपकी, वो होगी ईस्ट सेल के अंदर होगी। सेकंड पॉइंट जो है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा और किस में बन जाएगा, कंप्लीटली एटीपी में बन जाएगा। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाएगा और वाटर में बन जाएगा। बट अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन बात करो, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसमें क्या बनेगा, आपके जो एनर्जी बनेगी लो क्वांटिटी में बनेगी। ठीक है, उसको अगर थर्ड पॉइंट डिस्कस करूं मैं आपसे, थर्ड पॉइंट में क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफी ज्यादा होगी। ठीक है, और एनारोबिक में जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी वो कहां पे होगी, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और साइटोप्लाज्म में होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होगी, ओनली ईस्ट सेल में होगी। ठीक, जो एंड प्रोडक्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का वो क्या है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की एंड प्रोडक्ट की बात करूं तो वहां पे एंड प्रोडक्ट क्या है, आपके पास इथेनॉल है और एनर्जी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो डायग्राम है इसमें पहला पार्ट है आपका नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी जो नाक से पीछे जाता है, ठीक है, इधर से जो पीछे को जाएगा उसको कहते हैं नेसल कैविटी। उसके बाद है आपके पास नेसल कैविटी जो है ना, आगे जाके ओएसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें मिल जाती है। मतलब फैलिंग से ऊपर ऊपर ये क्या होता है, कॉमन पाइप होता है जिसके अंदर फूड और हवा पानी दोनों, जैसे हम लोग सांस नाक से भी ले लेते हैं और मुंह से भी ले लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही होता है कि हमारे मतलब की फैलिंग्स, मतलब गले से थोड़ा सा ऊपर देखा जाए तो वहां तक जो पाइप है हमारी वो कॉमन होती है। कौन सी पाइप, फैरिंग्स वाली और ओएसोफेगस पाइप, फूड पाइप दोनों कॉमन होगी। उसके बाद वहां पे एक अलग सा एक छोटी सी बोन टाइप की एक होती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो लगा होता है ओएसोफेगस के ऊपर लगा होता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं जो एपिग्लोटिस है वो बंद हो जाता है, ओएसोफेगस बंद हो जाता है, सांस कहाँ जाती है, ट्रैकिया में आ जाती है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ठीक है, जहां से अलग होता है, यहां से विंड पाइप अलग चली जाती है और ओएसोफेगस अलग चली जाती है। ओएसोफेगस क्या होता है, इसके अंदर फूड कैरी होता है, और ट्रैकिया क्या होता है, इसके अंदर विंड पाइप जिसको कहते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन या एयर कैरी होता है। ठीक है, उसके बाद एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ध्यान देता है। देखो जब हमें एक चीज़ और बताई जाती है घरों में, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें पेरेंट्स हमारे बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, गाइड करते हैं कि जब आप लोग खाना खाते हो तो बोलना नहीं चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यही है, लेकिन जब आप खाना खा रहे हो उसके साथ अगर आपने बोला हवा गई, हवा जाएगी तो एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो फूड पार्टिकल है वो किसके अंदर आ जाएगा, ट्रैकिया के अंदर आ जाएगा। मतलब जब आपने बोला तो ट्रैकिया खुल गया, और सॉरी आपका एपिग्लोटिस ढक्कन खुला और खाना किसके अंदर आ गया, ट्रैकिया के अंदर आ गया, जिसके से आपको इवन कई बार क्या होता है, खाते समय ट्रैकिया के अंदर काफी फूड चला भी जाता है, तो जैसे बाहर नहीं आ पाता है तो क्या होता है, एनिमल्स की क्या होती है, डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए, जब आप खाना खा रहे हो तो उसको बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि जब आपने बोला उसके साथ हवा अंदर गई, जब हवा अंदर गई तो आपका एपिग्लोटिस खुल जाएगा और फूड पार्टिकल्स के अंदर चला जाएगा, ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा।
ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैकिया आगे जाओगे तो जो ट्रैकिया है आगे जो मेन विंड पाइप है उसके अंदर छोटे छोटे बोन्स लगे होते हैं। बोन्स क्यों लगे होते हैं? क्योंकि विंड पाइप के अंदर क्या होता है, अगर हवा पास नहीं होगी तो है तो मसल्स की तो वो चिपक जाएंगे, इसके अंदर बोन्स लगाए होते हैं ताकि वो ऐसे से खुले रहें। ठीक है। उसके बाद जो ट्रैकिया है फर्दर दो पाइप में डिवाइड होता है, इसको कहते हैं ब्रोंकस। जो ट्रैकिया है फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, आप डायग्राम में देखो ध्यान से, उसको कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है आगे फर्दर मैनी पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। जो आपके पास देखो पहले ट्रैकिया था, ट्रैकिया दो में टूट गया, जिसको आपने क्या कहा? ब्रोंकस कहा। ब्रोंकस भी आगे फर्दर मैनी पाइप्स में टूटा, जिसको आपने कहा ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपको छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वुलाई। क्या कहते हैं हम लोग? एल्वुलाई या फिर एयर सैक। देखो ये एल्वुलाई एयर सैक, यहीं पे क्या होना है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होना है। अब हमने सांस लिया, हमारे नाक को तो नहीं पता है क्या हमने अंदर लेना है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, हमारी नाक को यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो हम लोग एयर ले जाते हैं सीधा अंदर। एयर में क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो वो जब एल्वुलाई पे पहुंचता है, एल्वुलाई जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई से ही क्या चेंज होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होगा। जब हमने सांस लिया, हम जब सांस लेते हैं एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, तो हमारे एल्वुलाई में कॉन्टैक्ट किसका ज्यादा होगा? कंटेंट किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। हमारी जो बॉडी सेल से जो आया होगा वो उसमें कंटेंट किसका ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। हमें पता है हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो थ्रू ऑस्मोसिस ये क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगी। ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ जाएगा। ठीक है। तो एल्वुलाई का जो फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे जो फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है? एल्वुलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा से ज्यादा हो। फिर से सुनो, जो एयर सैक है, जो एल्वुलाई है, वो क्या होता है, वो क्या काम करता है? वो काम करता है कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे क्या हो, लार्ज अमाउंट में जो गैस का एक्सचेंज हो। अभी तक हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, कि हमारे बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन गैस का एक्सचेंज हो रहा है। डिटेल जो है ट्रांसपोर्टेशन हार्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एनिमल्स जो क्या हैं, उनकी भी बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखो हमारा जो नेचर है कितना ब्यूटीफुल है, देखने को मिलता है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके ना सांस लेने की प्रोसेस भी अलग अलग है। ह्यूमन में क्या है, हमारे पास लंग्स हैं। ऐसे हम एग्जांपल देखते हैं अर्थवर्म की। डायग्राम में देखो आप, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है? फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है उसको। देखो जो अर्थवर्म है उनके पास कोई लंग्स नहीं होता है, उनके पास कोई गिल्स नहीं होता है कि वहां से वो सांस लेंगे। उनके पास एक सिस्टम है। क्या है उनके पास? उनका जो स्किन होता है, स्किन से ही सांस लेते हैं वो लोग। मतलब जो रेस्पिरेशन है अर्थवर्म के अंदर वो कहां से होती है? थ्रू स्किन हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास फिश। अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है? थ्रू गिल्स के अंदर होती है। जो गिल्स जो है वो सिर्फ पानी के अंदर काम करता है, हमारे टेरेस्ट्रियल पे काम नहीं करता है। जो हमारे लंग्स हैं वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल पे काम करते हैं, पानी के अंदर काम नहीं करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन भी आपको आता है। क्या आता है कि जो आपके पास जो फिश है, जो फिश का अगर ब्रीथिंग रेट की बात करो और हमारे से ब्रीथिंग रेट से कंपैरिजन करो तो फिश का जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत फास्ट सांस लेते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। देखो हम जो अर्थ पर टेरेस्ट्रियल पे एनिमल रहते हैं और जो एक्वेटिक में रहते हैं, जो एक्वेटिक में एनिमल रह रहे हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल पे जो रहते हैं हम लोग, हमें इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है, बट जो पानी में रहते हैं उन्हें आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उन्हें डिजोल्व फॉर्म में मिलती है, उन्हें बाद में सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है और पानी में कम है। ठीक है, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म और बात करते हैं, फ्रॉग, डड्डू। डड्डू के पास देखो ऐसा इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो पानी में भी रह लेता है, सांस ले लेता है, और जमीन पर भी रह के सांस ले लेता है। अगर आप इसको पानी में डाल दो, ठीक है, जब इसको पानी में डालोगे तो ये अपने स्किन से सांस लेने लग जाता है, और जब इसको आप लैंड पर ले आओगे तो ये अपने लंग से सांस लेने लग जाता है। मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है सांस लेने की, स्किन से भी और लंग से भी।